नमस्कार। आज हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सभी क्वेश्चन पिछली प्रतियोगिता में पूछे गए हैं और आगे भी कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का, चाहे वो किसी अन्य स्टेट का हो, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और रेलवे, एयरफोर्स, उन सभी जितनी भी प्रतियोगिता हैं उनमें काफी ज्यादा चांस बनता है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का। अभी शुरुआत करते हैं हम इन क्वेश्चनों की। मीथेन गैस को किस नाम से भी जानते हैं? मार्स गैस के नाम से। इसका फार्मूला होता है CH4। और मीथेन गैस दलदल वाले स्थानों पे पाई जाती है। चावल के खेत में भी मीथेन गैस मिलती है और कोयला खानों में भी, आर्द्र भूमि में भी, और जुगाली करने वाले जानवर भी मीथेन गैस निकालते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। इसका एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। और ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टल ने। जोसेफ प्रिस्टल ने। आंख का कौन सा भाग दान करते हैं? कॉर्निया। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई। रेडियो एक्टिव धर्मिता। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। कितना भाई? 2 सेकंड। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां है? बेंगलुरु में। प्रश्न 8, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पारिस्थितिकी। बोले तो इकोलॉजी। जीव विज्ञान इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 9, ऊष्मा को सबसे अधिक कौन सा रंग परावर्तित करता है? सफेद रंग। ऊष्मा को सबसे अधिक सफेद रंग परावर्तित करेगा और काला रंग ऊष्मा को सबसे अधिक अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। प्रश्न 10, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में क्या क्या होना जरूरी है? जल और वायु। जंग लगने के लिए जल और वायु दोनों का होना जरूरी है। प्रश्न 11, तारों में ऊर्जा उत्पन्न किस अभिक्रिया द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका मतलब होता है जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलके एक भारी नाभिक बनाएंगे तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे नाभिकीय संलयन या नाभिकीय फ्यूजन। ठीक इसका उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन में क्या होगा? एक बड़ा सा नाभिक होगा, उसे कई सारे नाभिक टूट जाएंगे, उस प्रक्रिया को बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। जो नाभिकीय संलयन होता है वो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होता है। पेड़ की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर। जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ के अंदर जो तना होता है उस तने के अंदर 1 साल के अंदर 1 वलय बन जाता है। अगर 2 साल का होगा तो 2 वलय बन जाएंगे। अगर इस पेड़ के अंदर 50 वलय हैं तो पेड़ कितने साल का होगा? 50 वर्ष का होगा। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसको बोन मैरो भी बोलते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है स्तनधारियों में? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। प्रश्न 14, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग कहां किया जाता है? जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। जीवाश्म की आयु रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। प्रश्न 15, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। प्रश्न 16, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। जब कोई मृदा है उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हम चूना डाल देते हैं। चूना किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो उसकी
अम्लीय जो है उसकी एसिडिटी जो है उसको कम कर देगा। प्रश्न 17, स्टार्च को माल्टेज में कौन सा एंजाइम बदलता है? अमाइलेज। स्टार्च को माल्टेज में बदलता है अमाइलेज। प्रश्न 18, वाटर गैस किस किस गैस का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। प्रश्न 19, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफिरोल। विटामिन ई की कमी से बांझपन भी होता है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और इसी की कमी से जीरोप्लाथिमा भी हो जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन और बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग भी होता है। विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम है पायरोडोक्सिन। विटामिन बी12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइलोकोबाल्मिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी मिलता है खट्टे फलों में मिलता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून बहने लगता है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल और विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की रोशनी। विटामिन के का रासायनिक नाम है थाइलोक्विनोन और वसा में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए, के ई डी ए, ये चारों के चारों विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील है। विटामिन जो जल में घुलनशील है वो है विटामिन बी। वसा में घुलने वाले कौन कौन से हैं? विटामिन के, ई, डी, ए और जल में घुलने वाला कौन सा है? विटामिन बी। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है या तो इनका रासायनिक नाम पूछेगा या इनकी कमी से होने वाले रोग पूछेगा या ये पूछेगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है कौन सा नहीं है। जो जल में घुलने वाले हैं वो विटामिन बी और वसा में घुलने वाला कौन सा है? विटामिन के, ई, डी, ए को बोलते हैं रेटिनोल, डी को बोलते हैं कैल्सीफिरोल, ई को बोलते हैं टोकोफिरोल, के को बोलते हैं फिलोक्विनोन और विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक। प्रश्न 20, मानव गुर्दे में पथरी क्यों होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। प्रश्न 21, यदि पृथ्वी की सतह में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी का तापमान क्या होगा? घट जाएगा। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी वहां पे तापमान क्या होगा? कम होगा। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वहां पे तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो तापमान कम होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। अंग्रेजी में बात करें एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर। एसिड ले रखा है HCl और बेस ले रखा है NaOH। NaCl जब आगे कंबाइन होगा तो बन जाएगा NaCl, H और H बन जाएगा H2 और यहाँ पे O, तो ये बन जाएगा हमारा वाटर और ये बन जाएगा हमारा साल्ट। तो अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाएंगे? लवण और पानी। प्रश्न 23, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर भी तरल रहती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर भी लिक्विड अवस्था में रहती है। प्रश्न 24, वॉशिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला है Na2CO3। प्रश्न 25, हरगोविंद खुराना ने किस पर शोध किया? जेनेटिक कोड पर।
हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड पर शोध किया था। प्रश्न 26, वह कौन सा अम्ल है जो अमाशय में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न 27, रकत वाहिका जो रकत को हृदय से दूर लेके जाती है उनको क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। धमनी शुद्ध रकत को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाती है। धमनी क्या करती है? जो शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाएंगी। और ठीक इसका उल्टा होता है सिरा। सिरा क्या होता है? सिरा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लेके आएंगी। धमनी तो क्या करेंगी? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाएगी। और सिरा क्या करेगी? अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लेके आएगी। समझ गए ना? प्रश्न 28, शरीर का कौन सा भाग पीत स्रावित करता है और पीत कहां पर संग्रहित होता है? यकृत। यकृत पीत को स्रावित करता है और पीत का संग्रहण गाल ब्लैडर में होता है। और पीत का कार्य क्या होता है? पीत का कार्य भोजन में उपस्थित वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ना होता है। और जो यह प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। हमने 3 बात यहां पे पढ़ी है। पीत का स्रावित कौन करता है? यकृत करता है। और पीत का संग्रहण क्या होता है? गाल ब्लैडर में होता है या पित्ताशय में होता है। और पीत का काम क्या होता है? पीत जो वसा होता है ना, भोजन के अंदर जो वसा होता है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ता है। और यह प्रक्रिया कहां पे होती है? यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को पाइशीकरण भी कहा जाता है। देखो, एक प्रश्न के अंदर हमने 4-5 प्रश्न पढ़ लिए हैं। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ ग्रुप को। ओ ग्रुप हर किसी ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए बी हो। इसी वजह से ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है भाई। प्रश्न 30, कुनैन के पौधे का कौन सा भाग है मलेरिया की दवाई के लिए प्रयोग करते हैं? तने की छाल। कुनैन की पौधे का जो तना होता है ना, उसकी छाल को हम मलेरिया की दवाई के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न 31, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? अफीम या तो पोस्ता बोल सकते हैं इसको, या सूखा लेटेक्स पेपर, पेपेवर सेमनीफेरम, या फूल जैसा होता है। देखो, अफीम क्या होती है? अफीम ये जैसे है, ये हमारा अफीम का पेड़ हो गया, ये बड़ा हो जाएगा ना, तो इसकी जो यहाँ पे दूध जैसी, मतलब उसको लेटेक्स बोलते हैं, ये सूख जाएगा। और सूखा लेटेक्स भी बोल सकते हैं इसको, पेपेवर भी बोल सकते हैं, या पोस्ता भी बोल सकते हैं इसको। और ये फूल जैसा होता है। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि अफीम पौधे के सूखे लेटेक्स से, पेपेवर से या पोस्ते से प्राप्त होती है। और इसकी संरचना कैसी होती है? फूल जैसी होती है। प्रश्न 32, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य प्रकाश के किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। देखो, यह विबग्योर, विबग्योर, इसमें आर क्या है? सबसे राइट में हमारा, तो आर क्या होगा? आर मैंने रेड। रेड, रेड की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और ठीक वी, वी मैंने वोलेट, वोलेट मैंने बैंगनी, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक हम राइट में जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ठीक हम लेफ्ट साइड आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रश्न 33, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3 मिनट, या ऐसे ही बोल सकते हैं 8 मिनट 16 सेकंड।
प्रश्न 34, किस धातु को चाकू के साथ आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। सोडियम धातु को हम चाकू के साथ भी हम काट सकते हैं। प्रश्न 35, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन है भाई? सिल्वर। सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आज हमने पढ़े हैं 35 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर भी हैं और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार हम इस सीरीज में हम हार्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे। अगर कोई आपका डाउट है आप कमेंट में रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है आप कमेंट में जाके अपनी राय रख सकते हैं। और आप कहां से इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो कमेंट में जरूर अपने राज्य का नाम लिखें, अपने कंट्री का नाम लिखें। आपका दिन शुभ रहे। हमारी दुआ आपके साथ है। आप आगे बढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और छोटी मोटी जो कठिनाई हैं उनको इग्नोर कीजिए। इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। मोटिवेट रहोगे, कुछ ना कुछ ज्यादा करोगे, ज्यादा गेन करोगे। इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।